गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना? सही है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो सॉल्यूट है बेटा वो नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। मान लो मैं सॉल्यूट को बी मानता हूँ, मान लो मैं सॉल्यूट को बी मानता हूँ, है ना? आप अभी एक चीज समझो, आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, सॉल्यूशन का प्रेशर राउल्स के हिसाब से ए और बी दोनों की वजह से होता है। सॉल्यूशन का प्रेशर राउल्स की वजह से ए और बी दोनों की वजह से होता है। बट अगर इसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, अगर इसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर, उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो होगा। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो होगा ना? बोलो, मैं पहले से समझा के चल रहा हूँ, फिर आगे समझ में आएगा भी ये टॉपिक। मान लो अगर एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर दोनों की वजह से आता था, राउल्स कहता था ना, ए की वजह से भी आएगा और बी की वजह से भी आएगा, तो पार्शियल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है। बट अगर मान लो उसमें हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो जाए, तो अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो जाए तो उसका वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा? आपको मालूम है राउल्स के हिसाब से पीए इज बराबर पीए नॉट एक्स ए। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, पीए इज बराबर पीए नॉट एक्स ए, है ना? तो अगर आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? अगर आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो होगा। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ हमारा बी सॉल्यूट है, मैं इस क्वेश्चन में ये मान रहा हूँ कि हमारा बी सॉल्यूट है। और अगर बी हमारा सॉल्यूट है और वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो वेपर फेज में नहीं जा सकता, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। और उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह किसके बराबर आ जाएगा? पीए के बराबर आ जाएगा। और राउल्स ने क्या सिखाया था? पीए किसके बराबर होता है? पीए नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है। तो मैं यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ, जरा समझो। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। जरा इस बात को समझो। तो अगर आप, ये कहानी तब लग सकती है, ये कहानी देखो, सॉल्यूशन के प्रेशर को आप पीए भी बोल सकते हो। कब बोल सकते हो? जब आपका सॉल्यूट कैसा होगा बेटा? नॉन वॉलेटाइल होगा। जब आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट समझ गए? अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? बोलो, पीवी जीरो होगा। अगर हम इसको ग्राफिकली बनाएं तो कैसे समझोगे? अब आपका सिर्फ एक ही कंपोनेंट वॉलेटाइल है, ए, तो यहां पर मान लो एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया पी ए नॉट, है ना? यहां पर एक्स ए की वैल्यू 0 है, यहां पर एक्स बी की वैल्यू 0 है और यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 है। तो बताओ इस बार ग्राफ कैसा होगा? इस बार ग्राफ ऐसा होगा। बी की वजह से तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं ना। अरे बी तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है ना, बी हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो होगा। पी नॉट बी और पी नॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर पी नॉट बी की वैल्यू जीरो हो गई तो पी बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो आज की कहानी हमें ऐसे ही चालू करनी है। समझ रहे मेरी बात? समझो, पहले समझ लो, पूरा लिख लो इतना, फिर मैं आगे फिर सिखा। आप समझो, मैं पहले सिखाता हूं। मान लो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपका सॉल्यूट देखो, अभी तक हम पढ़ने आते, अगर दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं, टू वॉलेटाइल कंपोनेंट अगर मैं दे दूं, मान लो ए और बी दोनों ही वॉलेटाइल है, ए एंड बी दोनों ही वॉलेटाइल है, तो बताओ राउल्स ने क्या बोला था? राउल्स ने बोला था कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो ए की बदौलत भी होगा, बी की बदौलत भी होगा,
और या फिर राउट्स ने ऐसा भी बोला था पीए जो होगा वो पीए नॉट एक्स ए और पीबी जो होगा वो पीबी नॉट एक्स बी के बराबर होगा। ये तब की कहानी है जब दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल थे, है ना। अब मान लो हमारा सॉल्यूट जो है जिसे मैं बी मान रहा हूं वो हमारा नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट जो है हमारा बी वो नॉन वॉलेटाइल है, और अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से पी नॉट भी, उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो, और अगर पी नॉट भी जीरो तो पी भी जीरो, है ना। तो अब जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा? सिर्फ सॉल्वेंट के कारण होगा, मतलब पीए के बराबर होगा। अब पीए किसके बराबर होता है आपको मालूम है? पीए नॉट एक्स ए के बराबर होता है। ये मैं कहानी बता रहा हूं। तो अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल आ जाए तो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण वेपर प्रेशर होगा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो दोनों के कारण आ रहा था, अब वो दोनों के कारण नहीं आएगा, अब वो दोनों के कारण नहीं आएगा। सॉल्यूशन का प्रेशर जो दोनों के कारण आ रहा था वो दोनों के कारण नहीं आएगा, वो सिर्फ एक के कारण आएगा, और वो किसके कारण आएगा? ए के कारण आएगा। समझ के नहीं समझे? चलो अब इसको और समझाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसके अंदर हमारा जो सॉल्यूट होता है बेटा वो नॉन वॉलेटाइल होता है और सॉलिड सॉल्यूट होता है। सॉलिड होता है एक तो सॉल्यूट, दूसरा वो नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं होगा, उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं होगा। समझो मेरी बात, उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, ऐसे कौन कौन से सॉल्यूट है मैं बता दूं। एक तो यूरिया है ना। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? याद किया था ना शुरुआत में चैप्टर के। यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। एक सुक्रोज है, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है? 342 ग्राम पर मोल। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है, समझ गए। तो यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, सुक्रोज का मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। तो ये कहानी तब की थी जब 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट थे। ये कहानी तब की है जब आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। तो अगर आपका सॉल्यूट प्यारे बच्चों नॉन वॉलेटाइल है तो उसमें बी की वजह से तो वेपर प्रेशर जीरो होगा। मैं बी माना सॉल्यूट को, तो फिर सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो पीए और पीए नॉट एक्स ए के बराबर होगा। समझ गए इतनी बात? अब आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर करनी थी। अब अगर मैं ग्राफ बताऊं, देखो जरा इधर सुनो। आपने राउल्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था? राउल्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था? ये है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0 है। यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 है और यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 है। जहाँ एक्स ए 1 था वहाँ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए था पी ए नॉट, जहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 था वहाँ प्योर वेपर प्रेशर था पी बी नॉट। बट वो तब था जब दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल थे। अब बी तो वॉलेटाइल है नहीं, तो बी की वजह से तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। पी नॉट बी की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो ग्राफ सिर्फ इतना होगा, ग्राफ सिर्फ इतना होगा, बी की लाइन होगी नहीं। बोलो, अब ग्राफ सिर्फ इतना होगा, समझो ग्राफिकली। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इतनी तो कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जरा आप मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अब हमारा जो इसी के अंदर जो टॉपिक है वो है सीपी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, those properties of liquid solution
which depend on total number of solute particles, those properties of the liquid solution which depend on the total number of solute particles and not on the nature of solute particles, अब नेचर में क्या क्या आ जाता है जरा बताओ, नेचर में क्या क्या आ जाता है? Those properties of the liquid solution which depend on the total number of solute particles in liquid solution and not on the nature of solute particle, मतलब नेचर का मतलब क्या है? शेप ऑफ solute particle, नेचर का मतलब क्या है? साइज ऑफ solute particles, नेचर का मतलब क्या है? चार्ज ऑन द solute particles, इस पर डिपेंड ना करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड प्रॉपर्टीज हैं, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड प्रॉपर्टीज हैं, इनको एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारी हेल्प करती हैं टू कैलकुलेट द molar mass of solute particles, to calculate the molar mass of solute particles। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है और ये हमारी किस में हेल्प करती हैं? एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड प्रॉपर्टीज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। नोट करो बच्चों, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। इनका जो चीफ पर्पस है, एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड प्रॉपर्टीज एंड देयर चीफ पर्पस, इनका जो चीफ पर्पस है वो क्या है? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बेटा ये नोट करके दोनों पॉइंट लिखना, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, अभी मैं समझा रहा हूं सब, ये नोट करके लिख लेना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, बट नॉट ऑन द नेचर। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सी है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी अंडरलाइन करिएगा। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज बोर्ड में कितने नंबर में ये डेफिनेशन आती है? 1 मार्क में डेफिनेशन आती है। Those properties of liquid solution which depend on the total number of solute particles and not on the nature of solute particles। नेचर में कौन कौन आते हैं बेटा? शेप आता है, साइज आता है, चार्ज आता है ऑन पार्टिकल्स। शेप, साइज एंड चार्ज ऑन पार्टिकल्स, है ना। नोट, आपको ये नोट करना था, ये सारी प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड की जाती हैं और इनका जो चीफ पर्पस होता है वो होता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसका मोलर मास कैलकुलेट करना? सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोलर मास कैलकुलेट करना, ये इनका चीफ पर्पस होता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिख लो बच्चों। ऐसी प्रॉपर्टीज जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हूँ, नेचर पे डिपेंड ना करती हूँ, उन शेप ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड ना करती हूँ, साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड ना करती हूँ, एज वेल एज ऑन द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स पे डिपेंड ना करती हूँ, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर लिखना, दोनों का पर्पस क्लियर बता दिया है कि क्या पर्पस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि कितने तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा, सुनो इधर, बहुत ध्यान से सुनना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 तरीके की होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके की होती हैं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं नंबर 1 पर
जिसको कहते हैं RLVP, है ना। RLVP का मतलब क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डेल्टा टीबी, जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए क्या कह देगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना बेटा। Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Elevation in a boiling point is a colligative property. Lowering or in vapor pressure is not a colligative property. मैं फिर बोल रहा हूँ, lowering in vapor pressure is not a colligative property. Lowering in vapor pressure is not a colligative property. चार colligative property होती है, इनका use क्या है? चार colligative properties का, चार colligative properties का use है to calculate the use। बताओ इसका main chief purpose क्या है? अभी सिखाया था। चीफ पर्पस क्या है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का? इनका चीफ पर्पस क्या है बताओ जल्दी से। टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, सॉल्यूट पार्टिकल्स। टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये इनका चीफ पर्पस है। To calculate the molar mass of the solute particle, this is the chief purpose of colligative property, and colligative property is the property which depend on, मैं एक ही में लिख रहा हूँ ये शॉर्ट तरीके से। colligative properties वो properties होती हैं जो depend on the total number of solute particles, in liquid solution, total number of solute particles in liquid solution, not on nature of solute particles, not on nature of solute। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। So there are four colligative properties. One colligative property is relative lowering in vapor pressure. Other colligative property is elevation in boiling point. The third colligative property is depression in freezing point, and fourth colligative property is osmotic pressure. तो हम लोगों को चार colligative properties को पढ़ना है। हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि colligative property का मतलब क्या है। colligative property का मतलब है वो properties जो depend करती हैं number of solute particles पर, not on the nature of solute particles। ऐसी properties को बोला जाता है colligative property। उनका जो chief purpose है वो कहलाता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सीपी का मतलब समझ गए। अब इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतनी बात लिख लो, पहले इतनी बात लिख लो जल्दी से। यही चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी और सॉल्यूशन खत्म, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन्हीं चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ लोगे तो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। रफ कर दूं, इन्हीं चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ लोगे तो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, जरा मतलब सुनो जल्दी से। एक वर्ड आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक वर्ड आता है रिलेटिव लोअरिंग। अब जैसे मैं एक समझो, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अच्छा, एक चीज ये बताओ मुझे, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? आपको अच्छे से मालूम है एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं ना।
जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया है ना, इसके अंदर मैंने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया है, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज में कितने पार्टिकल्स होंगे? Na पार्टिकल्स होंगे ग्लूकोज के, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज में कितने पार्टिकल्स होंगे? Na पार्टिकल्स होंगे ग्लूकोज के। 1 मोल ग्लूकोज में Na पार्टिकल्स होंगे ना ग्लूकोज के। तो मान लो इसकी रिलेटिव लोडिंग आ रही है वेपर प्रेशर में x, इसकी रिलेटिव लोडिंग आ रही है वेपर प्रेशर में x, ठीक है। अगर मान लो दूसरा मैंने एक और सॉल्यूशन लिया है और इसमें मैंने मिलाया है 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया मिलाया है। 1 मोल यूरिया के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? Na पार्टिकल है यूरिया के, Na पार्टिकल्स है यूरिया के, इसके अंदर Na पार्टिकल्स हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज के Na मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें Na पार्टिकल्स है यूरिया के। इसमें जो रिलेटिव लोडिंग आ रही है मान लो वेपर प्रेशर में, वो आ रही है y। तो मैं आपको बता दूं, दो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड बोथ, दोनों केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। मतलब अगर आप 1 मोल ग्लूकोज मिलाते हैं तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल Na, अगर आप 1 मोल यूरिया मिलाते हैं तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल Na, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब x की वैल्यू y के बराबर होगी। दोनों में बराबर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर होगी, दोनों में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज मिलाता हूं तो भी Na पार्टिकल्स मिलते हैं, 1 मोल यूरिया मिलाता हूं तो भी Na पार्टिकल मिलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल का सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हो, नेचर पर डिपेंड ना करती हो, या ग्लूकोज और यूरिया दोनों का नेचर अलग अलग है बट दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है और उसमें आता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर दोनों केसेस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बराबर क्यों होगा? बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज सेम, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज सेम, total number of particle is same। समझो, because total number of particle is same। तो मैंने 1 मोल ग्लूकोज पानी में मिलाया तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर आ रही थी x, मैंने 1 मोल यूरिया मिलाया तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर आ रही थी y। 1 मोल ग्लूकोज को मिलाने पे कितने पार्टिकल्स मिले? Na, सही है। 1 मोल यूरिया को मिलाने पर Na पार्टिकल्स मिले, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम है। समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझाता हूं, एक और एग्जांपल समझाता हूं। अगर मान लो मैं 1 मोल ग्लूकोज मिलाता हूं, अगर मान लो मैं 1 मोल ग्लूकोज मिलाता हूं और मैं 1 मोल KCl मिलाता हूं। अच्छा, 1 मोल ग्लूकोज हमें कितने पार्टिकल्स देगा? ग्लूकोज के Na पार्टिकल्स देगा, Na पार्टिकल्स देगा। इस केस में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कितनी मान लो? इस केस में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर x है, इस केस में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर x है। और अगर मैं 1 मोल KCl मिलाऊं तो ये कितने पार्टिकल्स देगा? याद करो, 1 मोल KCl कितने में टूट जाता है? K प्लस और Cl माइनस में, तो ये जस्ट डबल पार्टिकल्स देगा। मतलब 1 मोल KCl में कितने पार्टिकल है? Na KCl देगा और Na KCl डिसोशिएट हो गए, 2 Na पार्टिकल्स देगा। बेटा, एक KCl कितने पार्टिकल देता है जरा बताना? एक KCl एक K प्लस देता है, एक Cl माइनस देता है, मतलब 2 पार्टिकल देता है। अरे KCl आयोनाइज होता है ना, एक KCl 2 पार्टिकल देता है। तो 1 मोल में कितने KCl होते हैं? Na KCl, तो Na KCl कितने पार्टिकल देंगे? जस्ट डबल, 2 Na पार्टिकल्स देंगे। अरे भाई, एक KCl 2 पार्टिकल देता है तो Na KCl कितने पार्टिकल देंगे? 2 Na पार्टिकल्स देंगे। तो इस केस में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कितना है? मान लो y।
इस केस में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर y है, KCl मिलाने पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर y और 1 मोल ग्लूकोज मिलाने पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर x है। तो मैं आपको बता दूं इस केस में x बराबर नहीं होगा y के, इस केस में x बराबर नहीं होगा y के, इस केस में x y के बराबर नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं होगा? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट सेम, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट सेम, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट सेम। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हूं, नेचर पे डिपेंड ना करती हूं, नेचर का मतलब है शेप, साइज, है ना, चार्ज, इन पे डिपेंड ना करती हूं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। समझ में आया? तो आज हम लोगों को अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलो अब एक चीज और समझाता हूं। अब अगले टर्न पर जब मैं टॉपिक चालू करूं तो अगले टर्न पर जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना, उसमें हम सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, अगले टर्म में पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे, समझे? नहीं पढ़ेंगे, अब ये समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके, थैंक यू।